16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटॉमिक बॉम्ब को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे और इनको जर्रा बराबर भी इल्म नहीं था कि इनका बनाया हुआ हथियार वाकई में इतना ज्यादा खौफनाक भी हो सकता है। जब उन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने ये तारीखी जुमले कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसी एटॉमिक बॉम्ब ने ओपेनहाइमर को तबाही के दहाने पर क्यों और कैसे ला खड़ा किया। जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उसी को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा आखिर क्यों किया था। नाजरीन, ओपेनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत से सर अंजाम दिए थे, लेकिन इनको इतिहास में हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के तौर पे याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही ये बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन ना कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से फारिग होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में ये पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। उनकी नेचर थी कि वो किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बस अपनी रिसर्च पे ही इनकी ज्यादा अटेंशन हुआ करती थी। वो वापस यूएस आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए। यहाँ तक इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। अब यहाँ एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। जी हाँ, आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर लिखकर कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस मशहूर जमाना प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब शायद कभी बन ही नहीं पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर ना लिखते। खैर, अब होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को ये शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन की सरबराही ओपेनहाइमर के सुपुर्द कर दी गई। ओपेनहाइमर आइंस्टाइन के व्यूज से काफी इत्तेफाक करते थे और वो भी ये चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलामोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पे बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 के दौर में इस प्रोजेक्ट पे टोटल 2 अरब यूएस डॉलर्स का खर्चा किया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एलामोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी खबर बाहर की दुनिया को मालूम ना पड़ सके। इनमें साइंसदान, टेक्नीशियंस और रिसर्चर्स समेत लोअर स्टाफ भी शामिल था। सबको ये डायरेक्शंस दी गई थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से वो किसी को कुछ ना बताएं, हत्ता कि अपनी फैमिलीज को भी नहीं। यहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था, सबको एक जाली नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसको सजा दी जाएगी। यहाँ लेटर्स आते थे लेकिन फेक एड्रेस पे। वो एड्रेस था PO Box 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक के ऑफिशियल लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं किया जाता था। लेटर्स की सेंसरशिप के लिए यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट पहले तमाम लेटर्स को खोल के पढ़ता था और उसके बाद वो आगे भेजा जाता था। इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स भी पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर्स एंट्री पास के बगैर ना अंदर जा सकते थे और ना ही एग्जिट पास के बगैर यहाँ से बाहर निकलना मुमकिन था। यहाँ तक के लॉस एलामोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नेम नहीं बल्कि सिर्फ PO Box 1663 लिखा होता था। ये सब सिर्फ इस वजह से किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है।
कुदरत में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर मिला लें प्लस कर लें तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास सामने आता है, जो है 238। अब साइंसदानों ने कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है और ये इंतहाई अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को इस नए यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और नाकाबिले यकीन मिकदार में एनर्जी पैदा करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एटम से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। ये सारा चेन रिएक्शन सिर्फ चंद माइक्रो सेकेंड्स के अंदर अंदर पूरा हो जाता है और सारे रिएक्शंस का निचोड़ हमें एक जोरदार धमाके और एनर्जी रिलीज की सूरत में देखने को मिलता है। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नॉर्मल TNT बॉम्ब से कंपेयर किया जाए तो ये हाथी को चूंटी से मिलाने जैसा ही होगा। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि 1 kg एटॉमिक बॉम्ब 3500 kg TNT बॉम्ब के बराबर है। यानी लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने पूरे नागासाकी की धज्जियां बिखेर दी थी, इतनी ही तबाही TNT बॉम्ब से करनी पड़ती तो अमेरिका को हैरत अंगेज तौर पे 1.5 करोड़ kg वजनी TNT बॉम्ब गिराना पड़ता। ये इतना ज्यादा वजन है कि आज के दौर में भी कोई जहाज इसको नहीं उठा पाएगा। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और जाहिर है ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने यूरेनियम की टक्कर का ही एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और जो यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को प्रोजेक्ट मैनहट्टन पूरा करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी खतरा था कि कहीं जर्मनी उनसे पहले ये बॉम्ब ना तैयार कर ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। जब इसको डेटोनेट किया गया तो इसकी शिद्दत देखकर पूरी दुनिया खौफजदा हो गई। ओपेनहाइमर समेत दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वो खुद भी इस हथियार से खौफजदा हो गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसके इंसानियत पर क्या असरात बर्पा हो सकते हैं ये जाने बगैर अगले ही महीने अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे इस्तेमाल कर डाला। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का दी एंड। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि ओपेनहाइमर के कारनामों की वजह से अमेरिका इनसे बहुत खुश हुआ होगा और उनको नोबेल प्राइज देगा, पर ऐसा हरगिज नहीं था। ओपेनहाइमर ने शुरुआत में बहुत अफसोस का इजहार किया क्योंकि उनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों इंसानों की जान जा चुकी थी। इस वाक़े ने उनको अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। अगर वो चाहते तो अमेरिका की ये ताकत मिनटों में कहीं और भी शिफ्ट कर सकते थे। इसी वजह से ओपेनहाइमर अब यूएस का एक बहुत ही नाजुक असासा साबित हुए और अमेरिका की मुख्तलिफ एजेंसीज ने ओपेनहाइमर पर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटॉमिक बॉम्ब्स के धमाके दुनिया को सुना दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी लेकिन हुई कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। सबका शक ओपेनहाइमर पर गया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी बीवी भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के साथ काफी क्लोज टाइज हुआ करते थे, पर खुद ओपेनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपेनहाइमर और स्टेट सीक्रेट्स के दरमियान अब एक पर्दा डालने का हुक्म दिया। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ओपेनहाइमर पर सोवियत का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया। वो अपने बयान पे डटे रहे कि उनका कम्युनिज्म और सोवियत के साथ कोई लिंक नहीं है। किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ ही आया। जो एक वक्त ताकतवर साइंसदान का दर्जा रखते थे, उनको मिनटों में जलील करके उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स छीन लिए गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कोई फायदा ना हो सका। अगले कई साल ओपेनहाइमर खामोशी से जिंदगी गुजारते रहे और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर ही रहे। फिर करीब 7 सालों के बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ओपेनहाइमर को ऑफर दी कि वो एक नया फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल बनाएंगे जिससे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस दोबारा से वापस मिल सकती है। लेकिन इस बार ओपेनहाइमर ने इनकार कर दिया।
जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि वो बेकसूर हैं, इसी वजह से उन्होंने ओपेनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड भी दिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपेनहाइमर को कैंसर डायग्नोज हुआ और 1966 में वो चल बसे। उनकी एशेज यूएस वर्जिन आइलैंड्स के एक बीच पर बहा दी गईं, जो आज ओपेनहाइमर बीच के नाम से जाना जाता है। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।